नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई रोचक रोमांचक भूत की कहानी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी आज की कहानी का नाम है चुड़ैल का दुख। रमेशर बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठ फाइलों को उलट पुलट कर देख रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिनमें से एक राम खिलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहां अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभार मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खिलावन जी पास के एक गांव में रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेशर बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू, कल तो गांव में गजब हो गया था। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव की बातें नहीं कर लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी राम खिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हो करके इस ओर कान नहीं कर देता। उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता था, पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खिलावन की बातों को रमेशर बाबू बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रामेशर बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रामेशर बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। राम खिलावन थोड़ा डरे सहमे हुए लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्हें रमेशर बाबू को अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वो दौड़कर रामेशर बाबू के पास पहुंच गए और बिना जयराम जी किए ही हकला कर घबरा कर बोले, बाबू बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रमेशर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आए। हाथ धोने के बाद उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी, अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी ने कहना शुरू किया, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया था। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहों ने की नजर उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ आए। फिर गांव के ही एक सोखा बाबा ने झाड़ फूंक की, उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। पर आज सुबह फिर उस चुड़ैल ने मेरी बहू पर अपना साया दिखाना शुरू कर दिया। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वो छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर
रमेशर बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रामेश्वर बाबू की यह हालत देखकर राम खिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी राम खिलावन जी यह बात सोच ही रहे थे, तभी रामेश्वर बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रामेश्वर बाबू पास की एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर राम खिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीस कर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुकें। मैं कार्यालय में कुछ जरूरी कामकाज निपटा कर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाई जा रही थी कि रामेश्वर बाबू को यहां आए 3 साल हो गए, पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वे मजाक में तो इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदा कर मुझे नहीं दे दिए, पर रामेश्वर बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी तो करते हैं। नहीं नहीं, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव के लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को तो छोड़ गई थी पर सुबह फिर से आ गई है। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद कर रही है। मेरे मंत्रों का तो अब इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, यहां तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दिया। इतना सब होने के बाद मैं इसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वो मैंने सब आजमा लिया। राम खिलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज लगाया। उनकी लड़की घर से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीस कर बहू को पिला दो। अगर ना नुकुर करती है तो जबरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीस कर अपनी भाभी को पिलाया। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफी शांत हो गई और वहीं आंगन में ही एक तरफ चारपाई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में भी काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया था। राम खिलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर आई और राम खिलावन जी को आवाज देकर बोली, बाबू बाबू, भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई हैं। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा बाबा से बस में नहीं आई, वो 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ गए? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले नहीं, इससे पहले कि राम खिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिना देखे उस समय रामेश्वर बाबू के प्रति नमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रामेश्वर बाबू तो बहुत पहुंचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रामेश्वर बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रामेश्वर बाबू की साइकिल वहां रुकी। रामेश्वर बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रामेश्वर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रामेश्वर बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी और शांति से आंगन में बैठी है। रामेश्वर बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए रामेश्वर बाबू की जय राम जी करने लगे। रामेश्वर बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए
फिर रामेश्वर बाबू ने राम लखन जी को बहू को घर से बाहर बुलाने के लिए कहा। वो काफी शांत थी, पर रामेश्वर बाबू को लगा कि अभी भी वो चुड़ैल यहीं है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर उसे जकड़ लेगी। रामेश्वर बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे यह क्या! राम खिलावन जी की बहू घबरा कर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूं, मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूं, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम खिलावन जी की काफी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रामेश्वर बाबू इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान नहीं देते हुए रामेश्वर बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रामेश्वर बाबू काफी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ा है? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल में बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम को समय लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की, मुझे नहीं पता चला कि कब मैंने घने जंगल में पहुंच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात होने वाली थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी, पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर के शिकार न हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूंगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वो प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से टकराने लगी थी और हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वो जोरदार ढंग से अट्टहास करने लगा और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास है। मैं कुछ काम से जंगल से बाहर गया था, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मेरी बातों को सुनकर तो वो और जोर से अट्टहास लगाने लगा कि मुझे एक संगिनी चाहिए, तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा। मरता क्या ना करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद वहां से मैं निकल जाऊं। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद राम खिलावन की बहू पर सवार वो चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रामेश्वर बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दिया। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वो प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। पर यह क्या, अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की पता नहीं कितनी डालियां टूटकर धरती पर गिर गईं। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थित हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहासें हो रही थी। कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फान कर रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही भूत मेरे सामने फिर प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक होना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे यहाँ रहते तू शादी नहीं कर सकता, कदापि नहीं।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ समय बाद ही मेरी मृत्यु हो गई थी। इतना कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर रोने लगी थी। इसके बाद रामेश्वर बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूं। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती हैं। आप उन सब से इन गांव वालों को कैसे बचाएंगे? इस चुड़ैल की बात को सुनते हुए रामेश्वर बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तुम तो बस इन लोगों को छोड़ दो, बाकी भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद रामेश्वर बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने वाली बात उस चुड़ैल को 3 बार कबूल करवाई। उसके बाद उस चुड़ैल को वहां से जाने दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।